गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका जो पांचवा पार्ट हमने पढ़ा था, उस पांचवें पार्ट में हमने अभी तक 4 श्लोकों का विधिवत अध्ययन किया है। अब हम आज इस पाठ के 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और 5वें श्लोक के बाद 6वां, 7वां और 8वां सारे श्लोकों का अध्ययन करके उसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो 5वां श्लोक मृच्छक टिकम पुस्तक के अंदर से लिया गया है। मृच्छक टिकम पुस्तक महाकवि शूद्रक ने लिखी है। आइए इस श्लोक की चर्चा करें हम। श्लोक लिखा है, गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रतोपि नेश्वरेर गुणे समः। समः का मतलब होता है समान, दरिद्रोपि मतलब जो दरिद्र का मतलब होता है गरीब, और यहाँ लिखा है प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास करना। पुरुषे मतलब पुरुष या स्त्री। तो ये बोल रहे हैं कि पुरुषों को हमेशा अच्छे कार्यों में प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्या लिखा है पहली लाइन में? सदा मतलब हमेशा। पुरुषों को या स्त्रियों को हमेशा अच्छे कार्यों में प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रतोपि अर्थात गुणयुक्त निर्धन भी नेश्वरे गुणे समः गुणहीन धनवान के समान नहीं होता। क्या लिखा है एक बार और सुनेंगे कि पुरुषों को हमेशा अच्छे कार्यों में प्रयत्नशील रहना चाहिए, अर्थात पुरुषों या स्त्रियों को हमेशा अच्छे कार्यों को करना चाहिए और ऐसे कार्यों में ही संलग्न या प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुणयुक्त निर्धन, जिसके पास गुण है और वो गरीब है, फिर भी वह गुणहीन धनवान के समान नहीं होता। जिसके पास गुण नहीं है, चाहे वो पैसे वाला है, फिर भी वो गुणी व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकता, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अर्थात गुणयुक्त व्यक्ति अर्थात जिसके पास गुण है, वो अगर गरीब भी है तो भी वह किसके समान नहीं हो सकता? गुणहीन धनवान के समान नहीं हो सकता, क्योंकि गुण हमेशा धन से श्रेष्ठ हैं और निर्धन हमेशा गुण जो होता है वो हमेशा धन से जो है वो श्रेष्ठ है। और धनवान और निर्धन की तो तुलना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पास गुण है वो निर्धन भी है तो भी वह धनवान माना जाएगा, और जो जिसके पास गुण नहीं है और धनवान है तो भी वह धनहीन माना जाएगा, अर्थात वह निर्धन माना जाएगा, क्योंकि वो कमा कर खा नहीं सकता। जो उसके पास है उसको भी वो बिगाड़ देगा। तो एक बार और श्लोक का अर्थ देखना। पुरुषों या स्त्रियों को हमेशा अच्छे कार्यों में संलग्न या प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुणयुक्त निर्धन भी गुणहीन धनवान के समान नहीं होता। आइए इसके अगले श्लोक की चर्चा करें। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लब्धि पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध बन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। यह जो श्लोक है वो नीति शतकम के अंदर से लिया गया है। नीति शतक जो है वो कवि भर्तृहरि ने लिखी है। नीति शतक के अंदर अज्ञान, लोभ, धन, दुर्जनता और अहंकार, इन चीज़ों की निंदा करी गई, अर्थात बुराई करी गई है कवि भर्तृहरि द्वारा। नीति शतक में अज्ञानता, लोभ, धन, दुर्जनता, अहंकार, इन चीज़ों की क्या करी गई है? बुराई करी गई है, निंदा की गई है। और जिन चीज़ों की प्रशंसा करी गई है नीति शतक में भर्तृहरि द्वारा, वो है विद्या, सज्जनता, उदारता, स्वाभिमान, सहनशीलता और सत्यता। इन चीज़ों की नीति शतक में भर्तृहरि कवि द्वारा प्रशंसा की गई है। तो आइए देखो श्लोक देखते हैं हम। श्लोक का हिंदी अनुवाद। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। अर्थात दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान लंबी होती है। क्या बोला मैंने? कि दुष्ट लोगों की जो मित्रता होती है वो प्रारंभ में अर्थात शुरुआत में दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान क्या होती है? लंबी होती है। जब हमारा पूर्वार्ध में जब उगते हुए सूरज पर हम देखते हैं तो हमारी छाया हमको लंबी दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से दुष्टों की जो मित्रता होती है वो शुरू में जो होती है वो लंबी दिखाई देती है कि हाँ ये अपना साथ आखिरी तक देगा, परंतु बाद में क्रमशः घटती जाती है। वो क्या हो जाती है? घटती जाती है। क्या बोला है पहली और दूसरी लाइन में? कि दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान लंबी होती है, किंतु बाद में वह क्रमशः क्या होती है? घटती जाती है।
लेकिन दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया मैत्री खल सज्जना नाम। लेकिन सज्जनों की जो मित्रता होती है वो प्रारंभ में, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी जो मित्रता होती है वह प्रारंभ में या शुरुआत में छोटी होती है, किंतु बाद में वह बढ़ती जाती है। तो फिर से एक बार उस श्लोक का हिंदी अनुवाद देखना। दुर्जन या दुष्ट लोगों की जो मित्रता होती है वो दिन के पूर्वार्ध के समय या दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान क्या होती है, लंबी होती है, किंतु वही बाद में क्रमशः धीरे धीरे घटती जाती है। लेकिन सज्जनों की जो मित्रता होती है वो प्रारंभ में छोटी होती है, किंतु बाद में बढ़ती जाती है। तो इसका तात्पर्य क्या बोला इन्होंने यहाँ पे कि दुष्टों की मित्रता कभी भी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि दुष्टों की मित्रता शुरुआत में भले अच्छी दिखती है, किस प्रकार से कि पूर्वार्ध की छाया के समान लंबी दिखती है। ऐसी दिखती है कि शुरू में जो दुष्ट होते हैं वो हमसे अच्छी मित्रता रखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अंत समय तक ये हमारा साथ देंगे, किंतु धीरे धीरे क्या होती है वो क्रमशः घटती जाती है। उनकी मित्रता अपने आप क्या होती है, घटती जाती है। लेकिन जो सज्जन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, उन लोगों की जो मित्रता होती है वो शुरुआत में छोटी होती है, ऐसा लगता है कि ये हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन ऐसे लोग जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो मित्रता होती है वो प्रारंभ में छोटी होती है, किंतु बाद में क्या होती है, वही मित्रता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अगला श्लोक देखेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा वही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले सह विप्रयोग। भामिनी विलास। क्या लिखा है, भामिनी विलास। भामिनी विलास जो है वो जगन्नाथ पंडित राज ने लिखा है। इस भामिनी विलास को पंडित राज शतक के नाम से भी जाना जाता है। भामिनी विलास को पंडित राज शतक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विलास का मतलब है अध्याय। विलास का मतलब क्या है, अध्याय। अर्थात भामिनी विलास जो है वो 4 विलास में बटी हुई है। अर्थात भामिनी विलास के अंदर 4 अध्याय हैं। उसके पहले अध्याय का नाम है प्रस्तावित विलास, दूसरे का श्रृंगार विलास, तीसरे का करुण विलास और चौथे का शांत विलास। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भामिनी विलास जो है वो पंडित जगन्नाथ पंडित राज ने लिखी है और इसको पंडित राज शतक के नाम से भी जाना जाता है। आइए श्लोक के हिंदी अनुवाद की चर्चा करें। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले सह विप्रयोग। अर्थात यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी, गता मतलब जाना। अर्थात ये बोल रहे हैं कि हंस पक्षी, हंस पक्षी जहाँ कहीं भी जाते हैं, महिमंडल मंडनाय अर्थात पृथ्वी की शोभा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्या बोला है इन्होंने कि हंस पक्षी जहाँ कहीं भी जाते हैं पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं। हानिस्तु तेषां सरोवराणाम येषां मराले सह विप्रयोग। अर्थात हानि तो उस सरोवर की होती है जिनसे हंसों का वियोग हो गया है। अर्थात जिनसे हंस क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, उनको छोड़ करके चले गए हैं। फिर से एक बार अच्छे देखना, मैंने क्या बोला है कि हंस पक्षी जहाँ कहीं भी जाते हैं पृथ्वी की शोभा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हंस पक्षी जहाँ कहीं भी जाते हैं पृथ्वी की शोभा को बढ़ाते हैं। हानि तो उस सरोवर की या उस तालाब की होती है जिनसे हंसों का वियोग हो गया है, अर्थात जिसको हंस छोड़ करके चले गए हैं। तो एक बार और हिंदी अनुवाद देखना। हंस पक्षी जहाँ कहीं भी जाते हैं हमेशा पृथ्वी की शोभा को वहाँ पर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हानि तो उस सरोवर की होती है जिसने या जिनसे हंसों का वियोग हो गया है या जिससे हंस क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं या छोड़कर चले गए हैं। श्लोक नंबर नेक्स्ट देखना, अंतिम श्लोक इस पाठ का। क्या लिखा है, हितोपदेश। हितोपदेश जो है वो कुछ लोगों का कहना है कि पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है और कुछ का कहना है कि नारायण भट्ट राय ने लिखा है। तो विष्णु शर्मा वाली जो पुस्तक है हितोपदेश वो 12वीं सदी में लिखी गई और नारायण भट्ट की जो पुस्तक है वो 14वीं शताब्दी में या 14वीं सदी में लिखी गई। विष्णु शर्मा वाली पुस्तक भारत में लिखी गई और नारायण भट्ट वाली जो पुस्तक है 14वीं शताब्दी में या 14वीं सदी में नेपाल में मिली है या नेपाल में बताई गई कि नेपाल में लिखी गई है। अर्थात इसका रूप दोनों मान सकते हैं। वैसे हम भारतीय हैं तो हमें पंडित विष्णु शर्मा को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि पंडित विष्णु शर्मा ने 12वीं सदी में ही इसको लिखना प्रारंभ कर दिया था।
जो हितोपदेश के नाम से है। हितोपदेश नाम की पुस्तक जो है वो पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की गई है। अर्थात इसमें जो पात्र हैं वो कोई मनुष्य नहीं है, पशु पक्षियों को लिया गया है, उनके माध्यम से कथा शिल्प की रचना की गई है। और जो भी कथा इसके अंदर की गई है, ये तो आपके सामने श्लोक है। इस श्लोक के अलावा बहुत सारी कहानियाँ और कथाएँ हैं इसमें, लेकिन प्रत्येक कथा या कहानी में पशु पक्षियों को पात्र बनाया गया है। और पशु पक्षियों को पात्र बनाने के साथ साथ हर एक कहानी की जो समाप्ति होती है वो शिक्षाप्रद बात से होती है। अर्थात अंतिम जो कहानी जो समाप्त होती है उससे कुछ न कुछ शिक्षा हमको जरूर मिलती है। तो हितोपदेश नाम की जो पुस्तक है या हितोपदेश जो नाम का ग्रंथ है वो पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है। और बहुत सारे बोलते हैं नारायण भट्टराय ने इसको लिखा है या नारायण भट्ट ने इसको लिखा है। तो ये अपने स्वयं के विवेक पर काम करेगा कि किसने लिखा है। मेरा मानना है कि पंडित विष्णु शर्मा को माने तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं हितोपदेश का अगला श्लोक, जो 8वां श्लोक आपका पुस्तक का। इस श्लोक में लिखा है गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्तपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो होते हैं, गुणज्ञेषु मतलब गुणी व्यक्ति के पास, गुणा भवन्ति मतलब गुण हो जाते हैं। गुण जो होते हैं वो गुणी व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो ही वे गुण बनते हैं। लेकिन ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन वही गुण किसी गुणहीन व्यक्ति के पास या किसी मूर्ख व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वे गुण दोष में बदल जाते हैं। क्या लिखा है पहली और दूसरी लाइन में कि गुण जो होते हैं वे गुणी व्यक्ति के पास जाकर ही गुण कहलाते हैं, और वही गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास या किसी मूर्ख व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वे गुण दोष में बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आस्वाद्य तो हा प्रवंति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बहती हुई नदियों का जो जल होता है वो पीने योग्य होता है। अर्थात बहती हुई नदियाँ जो होती हैं स्वाद युक्त जल लेकर या मीठा जल लेकर बहती है, लेकिन यही नदियाँ समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया, यही नदियाँ आगे जाकर के समुद्र में जब मिल जाती हैं तब यही पानी जो है वो ना पीने योग्य हो जाता है या अपेय हो जाता है या खारा हो जाता है। तो जो इसमें किसकी बात करी है कि गुण जो है वो अच्छे व्यक्ति के पास पहुंचेगा तो ही गुण कहलाएगा, और वही गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा तो वो दोष में बदल जाएगा। किस प्रकार से, जैसे नदियाँ जो है वो मीठा जल लेकर के और ठंडा जल और पीने योग्य जल लेकर के बहती है, लेकिन वही नदियाँ आगे समुद्र में जाकर जब मिल जाती है तब वही पानी न पीने योग्य अर्थात अपेय या खारा हो जाता है। तो एक बार और इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझना कि पहले श्लोक को एक बार पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्तपेया। अर्थात गुण जो होते हैं वो गुणी व्यक्ति के पास पहुंचकर ही गुण कहलाते हैं। वे ही गुण किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास या किसी मूर्ख व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो वह गुण दोष में बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे नदियाँ ठंडा और मीठा जल और पीने योग्य जल लेकर बहती है, लेकिन यही नदियाँ प्रवाहित होने के बाद या बहने के बाद जब समुद्र में आगे जाकर मिल जाती है तो यही पीने योग्य पानी अपेय हो जाता है अर्थात खारा हो जाता है, और समुद्र में पहुंचकर ये पानी न पीने योग्य हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये श्लोक समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सारे श्लोकों के हिंदी अनुवाद प्यारे बच्चों को सबको समझ में आए होंगे। यहाँ हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय।